वन पीस का चैप्टर 1123 आ चुका है और ये चैप्टर काफी ज्यादा कड़क है क्योंकि इसमें हमें जोरो का प्लान देखने मिल रहा है जिस पे हर्षवर्धन पूछता है भाई तेरा प्लान क्या है और बंदा कहता है क्या मैं जायंट्स को काट सकता हूँ और ये बंदे का ये प्लान है जो बहुत ज्यादा रिस्की है जिसको कोई और फॉलो भी नहीं कर सकता सिवाय जोरो के। उसके बाद हमें देखने मिलता है कानुको का एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ब्रूक के ऊपर जो ब्रूक को जितना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना ज्यादा मेरे को हुआ क्योंकि तुम अटैक देख सकते हो कि भाई ये अटैक कितना ज्यादा डैमेज वाला अटैक है और ये अटैक शायद ब्रूक के लिए तो नहीं बना है भाई मेरे लिए बना है, मेरे को बहुत डैमेज किया। और इसके साथ हमें ब्रूक और कानुको के रिलेशन के बारे में और भी अच्छे तरीके से पता चलता है इस चैप्टर में। तो बिना टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द वॉरियर ऑफ जनरेशन और इसके बाद चैप्टर स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि जितने सारे जायंट्स है वो अटैक करने चले जाते हैं क्योंकि इनुसुमा ने ऑर्डर दे दिया है जायंट्स को मारने के लिए और किंग बना दिया है डोरियन ब्रॉगी को जायंट्स का। जो डोमिनी यूनिवर्सिटी में जितने सारे जायंट्स है उन सबका किंग बना दिया है डोरियन ब्रॉगी को। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है जारुल जो बोलता है कि भाई उसने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था कि डोरी बॉडी ऐसा हरकत करेंगे और ऐसे दिन आ जाएंगे। और उसके बाद हमें देखने मिलता है हर्षवर्धन पूछता है जोरो से भाई आपका प्लान क्या है, जिसपे जोरो कहता है मुझे परमिशन चाहिए जायंट्स को काटने के लिए। और हर्षवर्धन के लिए कितना ज्यादा हार्ड हुआ तुम्हें पता है क्योंकि जो जायंट्स की काटने की बात कर रहे हैं वो कोई दुश्मन नहीं है, वो उसके अपने लोग ही है, भले वो अभी के टाइम पे डोमिनी यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी है जिसकी वजह से वो अभी अगेंस्ट में है। जिसके बाद हमें देखने मिलता है जो ये बात कर रहे होते हैं हर्षवर्धन और जोरो सब ये बातें ना डोमिनी यूनिवर्सिटी वाले जायंट्स सुन लेते हैं और वो सबके सब हजरुद्दीन सबके पास आने लगते हैं। जिसपे जो डोमिनी यूनिवर्सिटी के एक जायंट है वो बोलता है कि तुमने इंटायर जायंट्स को इकट्ठा कर लिया हमसे लड़ने के लिए। जिसपे जो दूसरा जायंट है डोमिनी यूनिवर्सिटी वाला वो कहता है इम्पॉसिबल भाई ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद हमें देखने में मिलता है जोरो को परमिशन मिल जाता है जायंट्स को मारने के लिए और जोरो छलांग मार देता है। जो डोमिनी यूनिवर्सिटी के जायंट्स है उसके हेड के ऊपर से छलांग मारते जाता है जिसके वजह से जितने सारे डोमिनी यूनिवर्सिटी के जायंट्स है वो टिगर हो जाते हैं और गुस्से में हो जाते हैं और वो सबके सब गैंग अप करने वाले होते हैं जोरो को। और जोरो को गैंग अप करने वाले सबसे बड़ी बात ये है जिसकी वजह से जायंट्स है वो चारों साइड से घेर लेते जोरो को और जोरो अपना लौंडा तो भाई यही चाहता था। जिसके बाद जोरो यूज करता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल और वो बंदा सारे जायंट्स को काट देता है जैसा उसने बोला था वैसा उसने करा है और मुझे इस लौंडे से यही उम्मीद था। जिसके बाद हमें देखने मिलता है फाइनली डोरियन ब्रॉगी जो अटैक करने के लिए आ जाते हैं जोरो को और वो अटैक कर भी देते हैं। जिसके बाद हमें देखने मिलता है कैसे ना कैसे करके जोरो उस चीज को डॉज कर लेता है और वो जो अटैक है दोनों का वो एक दूसरे को लग जाता है, डोरियन ब्रॉगी को ही लग जाता है। जिसकी वजह से दोनों के पास जो शील्ड था वो शील्ड भी टूट जाता है और उनके बॉडी में भी वो डैमेज लग जाता है। तो सोचो वो अटैक कितना पावरफुल था। और तुम्हें पता है टाइम ये डोमिनी यूनिवर्सिटी में तो अभी के टाइम पे वो बंदे रीजनरेट कर लेंगे लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो दोनों रुक चुके हैं। तो एक टाइम मिल चुका है थोड़ा बहुत उन सबको क्योंकि अभी के टाइम पे वो उतने पावरफुल कॉन्टैक्ट में नहीं है जिसकी वजह से वो काफी जल्दी अपने वो रीजनरेट कर लेंगे। जैसे हमें किंग हार्ल देखने में था या कानुको या अदर जो होली नाइट मेंबर सब है वो अपने आप को जितनी जल्दी रीजनरेट कर सकते हैं उतनी जल्दी ये नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम के लिए जो स्ट्रॉ हैट सब है या हजरुद्दीन हो गए ये सबको ना थोड़ा बहुत टाइम मिल चुका है डोरियन ब्रॉगी से। और उसके बाद सीन्स मिलता है और हमें देखने मिलता है ब्रूक और कानुको के बीच में इंटरेक्शन देखने मिलता है जिसमें हमें देखने मिलता है जो कानुको है वो ना भाई ब्रूक को देखती जा रही है, मतलब एक अलग तरीके से देख रही है, ऐसे नहीं कि प्यार मोहब्बत वाला ऐसा सीन नहीं है। जिसपे जो ब्रूक है वो थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये बंदी कहीं प्रिंसेस सूरी तो नहीं है। और वो बंदा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो बंदी अगर अभी टाइम जिंदा होगी तो वो बंदी अभी टाइम पे 80 साल की होगी। तुम्हें पता है क्योंकि ब्रूक है वो जब जिंदा था तब प्रिंसेस सूरी वो छोटी सी बच्ची थी। तो अभी के टाइम पे जो ब्रूक है अभी के टाइम पे मर भी चुका है उसके बाद अभी हड्डी बन चुका है। तो जिसकी वजह से प्रिंसेस सूरी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी। तो अभी के टाइम पे जो एज होगा उसका 80 साल हुआ लेकिन फिर भी ब्रूक को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़की ब्लड रिलेटेड हो सकती है प्रिंसेस सूरी को। लेकिन फिर भी ब्रूक बोलता है वही बाल के कलर और वही 2 डिफरेंट आईज और मेरे म्यूजिक को पसंद करना ये सारे कैटेगरी मैच करता है प्रिंसेस सूरी के ही। और उस बंदी को मैं कभी भी देखना नहीं चाहता था क्योंकि उस बंदी ने अपने डैड को मारा है और उस बंदी को बोला जाता है द फादर सेलर। और उस बंदी ने उस बंदे को मारा है जो मेरे बहुत ज्यादा ही करीब का था और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखते थे वो बंदे। जिस तरीके से सैंक्स लूफी के लिए मायने रखता है उस तरीके से वो बंदा ब्रूक के लिए मायने रखता था और उस बंदे को प्रिंसेस सूरी ने मारा है। तो सोचो कि ब्रूक को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा उस टाइम पे। जिसके बाद ये सारी बातें कानुको सुनती है और कानुको होश में आने लगती है और उसे कुछ याद आने लगता है। लेकिन अपना जो इनुसुमा है वो तो ठहरा भाई कमीना, पता नहीं भाई इनुसुमा
कानुकू पे काफी ज्यादा ध्यान देता है। तुम देखोगे ना, पहले भी जब कानुकू होश में आ रही थी या कुछ याद आया था ब्रुक के बारे में, इमुसमा तुरंत आ गया था। काफी 1-2 सेकंड भी नहीं लगा, तो उसने देर लगाया, उसने तुरंत ही आ गया, कानुकू को कंट्रोल कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कानुकू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है इमुसमा के लिए। और देखा जाए तो कानुकू को बहुत कुछ पता होगा कि कानुकू इमुसमा के साथ रही थी। जो अदर होली नाइट के मेंबर सब है या जितने सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जो विलेन में 5 एल्डर्स हो गए, वो सबके सब जितने ज्यादा क्लोज नहीं है जितने ज्यादा कानुकू उसके क्लोज है। कानुकू हमेशा उसके साथ हमें देखने को मिलती थी। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कानुकू को वीकनेस के बारे में पता होगा इमुसमा का, जो मुझे लगता है। और बहुत कुछ ऐसा पता होगा कानुकू को जो मेरे ख्याल से इमुसमा नहीं चाहता होगा कि कानुकू उससे दूर जाए। जिसकी वजह से तुम देखोगे पहले भी इमुसमा काफी जल्दी आ गया था, जहां उसे लगा कि थोड़ा सा भरंग जैसा लगा, ठीक है, अब वो तुरंत आ गया। और वही चीज हमें यहाँ पर भी देखने मिला कि कानुकू थोड़ा बहुत कुछ याद कर रही है, जिसके बाद ही इमुसमा तुरंत आ जाता है और इमुसमा कंट्रोल करता है और बोलता है कि डोंट टेल मी कानुकू की तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो कानुकू फिर से अपने होश में आती है और ब्रुक को आजाद कर देती है। जो एरोस ने बांध कर रखा था ब्रुक को, उसने अपने पावर से उसको आजाद कर देती है और ब्रुक को कहती है भाग जाने के लिए। जिसके बाद हमें देखने मिलता है ब्रुक आगे जाता है, फिर रुकता है, फिर बोलता है कि तुमने मुझे भागने के लिए क्यों बोला। जिसके बाद हमें देखने मिलता है जो अपनी कानुकू पूरी तरीके से कंट्रोल खो देती है और इमुसमा कंट्रोल में आ जाता है और वो अटैक कर देता है। जो अटैक ब्रुक डॉज तो कर लेता है, लेकिन काफी खतरनाक अटैक था यार। मतलब मैं इस अटैक को क्या बोलूं भाई, बहुत ही प्यारा अटैक है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया देख के ये अटैक। और उसके बाद हमें देखने मिलता है इमुसमा फिर से अटैक करता है ब्रुक को, और इस बार जो अटैक है वो सामने का हो रहा है, जिसको ब्रुक ने अपने शील्ड से रोक लिया है। और इमुसमा बोलता है शट योर माउथ, और ऐसा इसलिए इस बंदे ने बोला है क्योंकि जो ब्रुक की बातें हैं वो कानुकू को होश में ला रही है, जिसकी वजह से इमुसमा ऐसे बात बोल रहा है। और इमुसमा को घंटा नहीं पता कि भाई ब्रुक और कानुकू का रिलेशन क्या है। मतलब ये बंदा एक बंदी को पकड़ता है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग पावर देता है, उसको अपने पास रखता है, काफी ज्यादा क्लोज में रखता है, और उस बंदी के बारे में से कुछ ज्यादा पता भी नहीं है कि उसका रिलेशन किस लोगों के साथ था, इसे घंटा नहीं पता था। तो मतलब यार ये बंदा मेन विलन है वन पीस का, ऐसे घंटा नहीं पता होता कि मैं किसको हाइड कर रहा हूँ, किसको पार्ट दे रहा हूँ अपना। मैं क्या बोलूँ इस बंदे के बारे में। मैं तो इसके बाद सीन होता है जिसमें हमें एक फनी सीन देखने मिलता है, खासकर ऊसप का, जिसमें हमें देखने मिलता है ऊसप और काफी सारे जो स्ट्रॉ हैट सब बंदे पड़े थे, जितने सारे स्ट्रॉ हैट सब हैं वो सबके सब आजाद हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता क्योंकि जो कानुकू जब होश में आई थी तो उसने ब्रुक को भी आजाद किया था, तो अपने पावर को उसने लूज किया था, मतलब थोड़ा सा लो किया था, जिसकी वजह से ही जो अदर स्ट्रॉ हैट सब है वो सबके सब आजाद हो जाते हैं। जिस पे जो ऊसप बोलता है कि ये ना मेरे माइंड पावर से हुआ है। भाई मैं चाहता हूँ कि भाई तेरे से कुछ हो, मतलब तू पावर यूज करे या तू कुछ तो करे इस वाले अर्क में। मैं सच में चाहता था भाई ये अर्क ना ऊसप का निकले, लेकिन ब्रुक ने कह दिया वो रास्ता दिख रहा है तुझे, उधर चला जा, ठीक है, ये तेरा आर्क नहीं है, ये मेरा आर्क होने वाला है। और यही देखने को हमें मिल रहा है। मतलब यार ये सीन काफी ज्यादा फनी लगा मेरे को। ऐसा कुछ नहीं कि भाई मुझे बुरा लग रहा है, बस यार ब्रुक का हमें कुछ देखने मिला जो काफी बेस्ट है, क्योंकि हमें ब्रुक का तो कभी कुछ देखने को मिलता ही नहीं था। ब्रुक को हम कभी भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डालते ही थे। हालांकि हमें पता था कि भाई ब्रुक थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम कभी भी ब्रुक को एक स्ट्रॉन्ग में नहीं डाल देते, क्योंकि ब्रुक हम उस हिसाब से देखते ही नहीं थे। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अर्क ब्रुक के लिए स्पेशल होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि भाई ब्रुक इसमें बहुत कुछ करे, आप बहुत कुछ उखाड़े, और भले वो सब इसमें डिग्रेड हो गया तो उसको हम अभी क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद सीन स्ट्रिप होता है, हमें देखने मिलता है सुमर्स जो जायंट बच्चे को लेके जा होता है शिप के साइड, और हमें देखने मिलता है गवान का जो बेटा है वो देखने मिलता है, जिसपे सुमर्स बात करता है कि तू गवान का बेटा है क्या। जिसपे गवान का बेटा बोलता है ये जो रोप तूने बांध रखे वो हटा हम लोग के ऊपर से। जिसपे सुमर्स कहता है ना मैं ये तो नहीं कर सकता, और जल्दी जल्दी चलो हम बहुत पास में आ चुके हैं शिप के। जिसके बाद हमें देखने मिलता है गवान का बेटा बोलता है तू वही डीमन है ना जिसके बारे में जाओ से बात करते थे, तू देखना एल्बा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तेरी वाट लगा देगा। अब फाइटर्स फेस टू फेस, ना कि तू पीछे से तू फाइट कर रहा है हम सबसे। जिसपे सुमर्स बोलता है अब तो इस चीज के लिए लेट हो चुका है और हम बहुत ज्यादा पास में आ चुके हैं शिप के, तो आखिरी बार अपने कंट्री को देख ले और बाय बाय कर दे। और उसके बाद हमें देखने मिलता है सुमर्स कॉल मिलाते हैं इमुसमा को और बोलता है कि मेरा और किलिंगाम का काम हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी अब घर जाना चाहता हूँ, और कोई दूसरा काम है तो बता दो भाई जल्दी। मतलब ये बंदा इतना कैजुअली बात करता है ना भाई, ये बंदा हर चीज में बकचोदी करता है। मुझे लगता नहीं कि भाई ये बंदा एक विलन में कैटेगरी में फिट भी बैठता है। मतलब मस्त मौला टाइप का जो वो है ना एटीट्यूड, वो काफी ग्रेट है यार। और ये बंदा जो ईमू से चिल होके बात कर रहा है ना भाई वो काफी ज्यादा मस्त है। और ये बंदा बच्चों को लेके जा ही रहा था, उसी वजह से सुमर्स को देखने को मिलता है अदर
अदर अडल्ट जाइंट सब है वो सब के सब जाइंट बच्चे को बचाने के लिए आने लगते हैं, जिसपे सुमर्स बोलता है कि जो ड्रीम मॉन्स्टर सब है वो काम नहीं कर रहे हैं सही से, जो ये सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके बाद हमें देखने मिलता है नीका गॉड जो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है लवाफ को, जिसपे जितने सारे जाइंट्स है वो कह रहे हैं कि ये तो नीका है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉय। और अब पता नहीं कि भाई ये गॉड ऑफ डिस्ट्रॉय क्यों बोलते हैं, मुझे लगता है कि एक हिस्ट्री में छेड़खानी किया गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इमुसमा पता है तो कितना ज्यादा पॉपुलर बंदा है जो हिस्ट्री के साथ खेलता रहता है, तो वो बंदा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हिस्ट्री के साथ छेड़खानी किया होगा। जिसके बाद हमें देखने मिलता है एक बच्चा बोलता है अपनी मम्मी पापा को कि यहाँ से चले जाने के लिए, जिस पे जायंट्स बोलता है भाई हम नहीं जाने वाले, हम द जनरेशन ऑफ वॉरियर हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम ऐसे वजह से डरने वाले नहीं है। जिसके बाद हमें देखने मिलता है गोल्डबर्ग गर्ड ये सारे एक अटैक करने वाला था नीका गॉड को, लेकिन उस टाइम पे रोडू आ जाता है, कहता है रुको रुको भाई मैं भी मारूंगा, मुझे भी तुम लोगों के साथ लड़ना है। जिसके बाद ये तीनों कॉम्बो अटैक मारते हैं और वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो नीका गॉड होता है उसको फेंक देता है बहुत दूर तक और वो जाता है सुमर्स को लगने के लिए। और सुमर्स पता है क्या करता है, यहाँ पे बकचोदी करता है वो बंदा, मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया इस बंदे ने। यहाँ पर उस बंदे ने अटैक कर दिया नीका गॉड को भी, तो जिसके वजह नीका गॉड है वो शिप पे चला जाता है और वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो शिप पता है कोई और शिप नहीं था, जिस पे जायंट बच्चे को ले जाना था, उसी शिप पे वो नीका गॉड गिर जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीके से। और ये चीज सुमर्स देखता है और सुमर्स का रिएक्शन देखने लायक होता है। और वो बंदा बोलता है ओ शिट भाई इसने फक्ड अप कर दिया है, लिटरली अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारा है सीन। और इसके वजह से हमें कुछ टाइम मिल गया है स्ट्रॉ हैट को, जायंट्स हैं उन सबको काफी अच्छा खासा टाइम मिल चुका है कि वो जायंट्स चिल्ड्रन को बचा सके, क्योंकि देखो इनके पास शिप की कमी नहीं है तो ये शिप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे जो शिप टूट चुका है तो दूसरा शिप लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो कहानी में ट्विस्ट आया है और जो जायंट्स हैं जो स्ट्रॉ हैट है उन सबको थोड़ा बहुत टाइम मिल चुका है जायंट चिल्ड्रन को बचाने का। और हमें ना पता है ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, इसमें हमें बहुत कुछ देखने मिलेगा। अभी तो हमें फ्लैशबैक बचा है ब्रूक का, जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि प्रिंसेस सूरी क्या है, कौन थी, कहाँ की वो प्रिंसेस थी और ब्रूक किस किंगडम में सर्व करता था पहले, और प्रिंसेस सूरी का जो फादर है जो राजा है ब्रूक के साथ उसका रिलेशन क्या था। ये सब कुछ देखने को मिलेगा फ्लैशबैक में। और मुझे लगता है कि उस फ्लैशबैक में हमें यही पता चल जाए जो प्रिंसेस सूरी वो कानूकू कैसे बनी और इमुसमा के कंट्रोल में वो कैसे है, ये भी चीज हमें पता चल जाएगा। क्योंकि तुमने देखा है लोकी का फ्लैशबैक, उसमें भी एक फ्लैश के साथ हमें गॉड वैली क्या क्या देखने को मिल चुका है। तो वही है कि भाई ब्रूक का अगर हम फ्लैशबैक देखते तो हमें वो भी देखने को मिल जाएगा, प्रिंसेस सूरी कानूकू कैसे बनी, इमुसमा के कंट्रोल में कैसे आई, ये सब कुछ देखने मिलेगा। और भाई हमें यही पता चल जाएगा कि प्रिंसेस सूरी को जो द फादर सेलर बोला जाता है या क्योंकि उसने अपने डैड को मारा है, तो क्या वो सच है? क्योंकि तुम्हें लोकी के फ्लैशबैक में भी देखने को मिला था कि भाई उसने अपने डैड को क्यों मारा था, उसने मारा तो था लेकिन उसका रीजन था। और यही चीज हमें शायद प्रिंसेस सूरी में भी हम देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसेस सूरी को इमुसमा कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस सूरी अपने डैड को मार देती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में बस इतना ही कुछ देखने को मिला। लास्ट में बस रिएक्शन देखने को मिला सुमर्स का, जो उसने पागलपंती करा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला, जो गजब है यार। ये बंदा लिटरली यार बुरे वाले साइड में डिजर्व नहीं करता यार, ये एक अच्छे वाले लोगों के साइड में रहता तो ज्यादा बेस्ट रहता। पर खैर इसका ना फनी स्टाइल, इसका जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगता है यार। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तुम्हें इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? मुझे यार जोड़ो का सीन पसंद आया जिसमें इसने अटैक करा। और तो तुम मेरे से पूछो मत, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैनल तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये तो मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगा इस वाले चैप्टर का। तो इस वाले वीडियो को हम ये भी करते तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक मारना और चैनल पे नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय बाय।